हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रुद्र क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। और अभी इस वीडियो में क्या है कि हम चैप्टर नंबर 5 जो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है उसे रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं उसे कंप्लीट करेंगे। फिर इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये चैप्टर 2 पार्ट में हो गया है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि क्या पढ़ लिया, क्या छूट गया। तो अभी इस वीडियो में क्या है कि हम पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहले इसे ख़त्म करते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले एक आई वांट टू से वन थिंग कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियोस को एंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो हमारा अभी का टॉपिक क्या है? अभी का टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो क्या है कि द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो क्या है कि अर्थ जो है वो लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इसे एक अलग ही फॉर्म में बोल सकते हैं कि एक एनवलप में क्या है, अर्थ है, उसे उस एनवलप को, जिस एनवलप में अर्थ है उस एनवलप को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। जो ये एटमॉस्फेयर है ये ऐसा थिन ब्लैंकेट है एयर का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारे प्लैनेट का। It provides us with the air we breathe and protect us from harmful effects of sun's rays। ये हमें हार्मफुल रेज से और सन के बचाता है और हमें वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करके ज़िंदा रहते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो एटमॉस्फेयर क्या है कि ये 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है। हाइट तक कहाँ से? लेवल कौन सा है? अर्थ से हम देखेंगे तो अबव 1600 किलोमीटर। तो क्या है कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। और एटमॉस्फेयर एक्सटेंड तो करता है 1600 किलोमीटर में, लेकिन ये और भी लेयर्स में डिवाइडेड है। उन लेयर्स का नाम है, यहाँ पे नाम देख लीजिए, नाम यहाँ पे दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और यहाँ ऊपर अभी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ होता है एक्सोस्फेयर। तो ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें एटमॉस्फेयर डिवाइडेड होता है। तो आगे देखते हैं। ये टोटल 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। और इसके कंपोजिशंस क्या हैं? इसके कंपोजिशंस हैं टेम्परेचर एंड अदर गैसेस जो कि इसे फॉर्म करती हैं। तो आगे देखते हैं। दीज लेयर्स just a minute. These layers starting from Earth's surface are called troposphere। तो इसमें क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स स्टार्ट करती हैं, जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है वो क्या है? वो ट्रोपोस्फेयर है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर है और उसके बाद नेक्स्ट मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो आगे देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर इज composed mainly of nitrogen, oxygen, which makes up about 99% of clean dry air। तो क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली इसके जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99% पार्टिसिपेट करता है एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में। अब बाकी जो 1% बचता है उसको भी अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी क्या है कि इनके परसेंटेज को जान लेते हैं। 99% में ये दोनों कितने कितने पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो 78% है 99% का। 99% में 78% नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन क्या है? 21%। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर्स कंप्राइज 1%। तो 99% के बाद जो 1% बचता है उसी 1% में CO2 भी है, आर्गन भी है,
एंड और जो अदर गैसेस हैं वो सारे उसी एक 1% में आते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में, और नाइट्रोजन क्या है, हेल्प करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। आगे देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स दैट हीट रेडिएट बाय द अर्थ। तो अर्थ जो है हीट रेडिएट करती है, उसे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये प्लैनेट को वार्म रखने में, गर्म रखने में प्लैनेट की हेल्प करता है। तो आगे देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। हाइट के साथ डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है। तो आगे देखते हैं किस तरह का वेरिएशन होता है इसमें। तो इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। तो नीचे जैसे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एक लाइन में ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये हमारे 5 लेयर्स हो गए एटमॉस्फेयर के। और जैसे जैसे हम नीचे से, इट मीन्स कि ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करती जाती है। आगे देखते हैं, अभी क्या है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, मीन्स कि जो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं जो लोग, वो लोग क्या है कि वो जब चढ़ाई करते हैं तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो ऊपर की तरफ कम होती जाती है। इट मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट गैसेस है और गैसेस की जो अमाउंट है वो ऊपर धीरे धीरे कम हो जाता है। इट मीन्स कि जैसे कि गैसेस कम हुए, इट मीन्स उसमें जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग गैस है ऑक्सीजन, वो भी तो कम हुआ। तो क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने साथ ऑक्सीजन की सिलेंडर भी लेके जाते हैं ऊपर हाई अल्टीट्यूड्स पे। तो अभी आगे क्या है, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। तो टेम्परेचर का क्या है, ये भी डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम ऊपर यानी कि हाइट्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं और एक ऊंचाई पे जाते हैं, तो टेम्परेचर भी कम होता है अलॉन्ग विद एटमॉस्फेयर। आगे है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है कि प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर, ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। तो क्या है कि जो मूविंग विंड है, जैसे एयर और एयर एंड विंड में क्या डिफरेंस है, तो जो एयर है वो स्टिल है, मीन्स स्टेबल है, तो वो एयर है। अगर यही एयर मूव करने लगे देन इट्स कॉल्ड एज विंड, तो उसे क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। तो आगे है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो क्या है यहाँ पे, अभी जैसे लिख रहा है कि कुछ एरिया में हाई प्रेशर होते हैं, कुछ एरिया में लो प्रेशर होते हैं, तो इसे देख लेते हैं। तो क्या है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ डिक्रीज़ कर जाता है। मींस कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे, इट मींस कि अगर हम किसी माउंटेन की चोटी पे, पीक पे चढ़े, तो क्या होगा कि हमारा जो हाइट है अर्थ लेवल से वो इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और हम एक ऊंचाई पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो यही चीज़ है कि प्लेस टू प्लेस, इट मीन्स कि हाइट के अकॉर्डिंगली ये जो है प्रेशर वो इंक्रीज डिक्रीज करता रहेगा। आगे देखते हैं, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर का क्या है, एयर जो है वो हाई प्रेशर, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो एयर क्या है, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी।
तो क्या कहेंगे, जब एयर मूव करती है तो उस मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। इट मीन्स कि जो स्टेबल है, जो स्टिल है, वो एयर है, और जो मूव कर रहा है वो क्या, जो एयर मूव कर रहा है वो क्या है, वो विंड है। तो आगे का टॉपिक देखते हैं। आई होप कि आप लोग को एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ होगा। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा कोई टॉपिक, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इग्नोर नहीं किया जाएगा कमेंट को। और क्या है कि जब भी टाइम हमें मिलेगा तो वी विल रिप्लाई यू ऑल, और नहीं रिप्लाई करेंगे तो उस कमेंट को किसी ना किसी वीडियो में ऐड करके आपके आंसर्स को दिया जाएगा। बट फॉर श्योर यू विल गेट योर आंसर। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का है हमारा टॉपिक बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। लाइफ का जो मेन डोमेन है वो क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, वो ऐसा नैरो जोन जो कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर से कंबाइन बना हो। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर से बना हुआ जोन क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर कहलाता है। अभी देख लेते हैं वो जोन किस तरह से रहता है। ये हो गया एटमॉस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर, और ये हो गया क्या बचा, लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर हो गया। तो अभी फ्रेंड्स ये जो नैरो जोन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बायोस्फेयर। तो इसे ही क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। इट मीन्स कि ये जो नैरो जोन है छोटा सा, यहाँ पे क्या है कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों कंबाइन करके इस जोन को बना रहे हैं। तो इसे ही बायोस्फीयर कहा जाएगा। और यही स्फीयर जो है, यही लाइफ सपोर्टिंग होता है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। तो अभी मैंने बताया कि यही बायोस्फीयर जोन जो होता है वही लाइफ सपोर्टिंग जोन है, और इसी वजह से हमारा जो प्लानट है यूनिक प्लानट है और लाइफ सपोर्टिंग प्लानट है। आगे देखते हैं क्या है। तो क्या है कि देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं एक माइक्रोब से लेके ह्यूज मैमल्स तक पाए जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ह्यूमंस आर लिंक टू ईच अदर एंड टू दी बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो जो भी एनिमल हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल है, बर्ड है, जो भी है वो सारी एक दूसरे से लिंक्ड हैं फॉर देयर सर्वाइवल। आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो क्या है कि जो बायोस्फीयर है वहाँ पे जो भी प्लांट एनिमल साथ में हैं, बट क्या है कि वहाँ पे इन लोगों का अपना अपना डिवीज़न है। तो जो भी सारे प्लांट्स हैं, इस प्लांट के स्पीसीज़ हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम, एंड जो भी एनिमल के स्पीसीज़ हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एनिमल किंगडम। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। तो जो भी तीन डोमेन्स हैं अर्थ के, जो कि क्या है, तीन डोमेन्स अर्थ के, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो है एक दूसरे को कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या था, बायोस्फीयर का एक फिगर था, उसे देख लेते हैं कितना प्रॉपर तरीके से बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे नैरो करके थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ बनाते हैं। ये रहा एटमॉस्फेयर, ये रहा हाइड्रोस्फेयर और ये रहा लिथोस्फेयर। तो ये क्या है, ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं, ये पूरा बायोस्फीयर बनाया हुआ है इन तीनों डोमेन्स ने मिल के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रही फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट है, जो भी इस पिक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों डोमेन्स जो हैं वो इतना प्रॉपर इंटरेक्शन बना के रखे हैं
कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आपको आई होप बायोस्फीयर समझ में आ गया होगा इस फिगर से कि वो जोन है ये जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है एक कि अभी जो भी हम अपने यूज़ के लिए पेड़ पौधे काटते हैं वुड्स के लिए, और लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक ये चीज़ क्या है कि ये मैन मेड है एक तरह से, कि एग्रीकल्चर के लिए हमने लैंड क्लियर किया, इट मीन्स कि वहाँ से अगर फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को हटा के एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो वहाँ से रिमूव कर जाती है, हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि ये जो बायोस्फीयर अच्छा खासा बना हुआ है इसे डिस्ट्रॉय करने में काम करती हैं। सिमिलरली द अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। और अभी जो कि मैन मेड एक्टिविटीज़ क्या है, अभी बताया कि लकड़ियाँ काटना एंड एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर करना, ये सारे तो मैन मेड है। तो इससे क्या है कि अगर ये हम एक ह्यूज लेवल पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कहती हैं, हार्म पहुंचाती हैं। बट जो अर्थ अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करती है, तो क्या होता है कि जैसे कि अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक आने से क्या होता है कि लैंड के फॉर्मेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो वो क्या है, लैंड का चेंजेस क्या है, अर्थ खुद से वो करी है, तो दैट्स वाई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा उस फॉर्मेशन से, उस चेंजेस से। तो क्या है कि अभी यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि जो नेचर है उसका ह्यूमनाइजेशन नहीं हो सकता है। ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन होना होता है। इट मीन्स कि हमें क्या करना है, नेचर को ह्यूमनाइज नहीं करना है, हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो जिसका खामियाजा आज हम सभी भुगत रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं और क्या है। तो वही यहाँ पे दिखाया है अर्थक्वेक से कैसे सब सुनामी भी क्या था, अर्थक्वेक की वजह से आई थी। तो उससे क्या हुआ कि अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड जो है कुछ, वो अंडर वाटर सबमर्ज कर गया। और आगे देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब आपने देख लिया कि यहाँ पे जो सुनामी आने से, इट मीन्स कि वो नेचुरल डिजास्टर था, तो वहाँ से उसके आने से कुछ जो लैंड थे अंडमान एंड निकोबार के, वो वाटर में सबमर्ज कर गए। तो इस तरह से अपने आप को बैलेंस करने के लिए अर्थ कुछ ना कुछ, नेचर कुछ ना कुछ करता है। तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि सुनामी आई। बट उससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तब आता है जब हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि वेस्ट को हम लेके गए लेक्स में, रिवर्स में फेंक दिए, तो क्या होता है कि वो जो पानी है जो पहले सूटेबल था पीने के लिए, अब वो सूटेबल नहीं रह जाता है, और अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये लाइफ को डैमेज पहुँचाएगा, हार्म पहुँचाएगा। आगे देखते हैं क्या है। द इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, द थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। अभी देखिए आगे क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज से जो भी इमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट से इमिशन होता है, व्हीकल से इमिशन होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये एयर को पल्यूट करती हैं। अभी यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग हो जाती है। बट अगर ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर जाए तो वही हमारे लिए हार्म कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। क्यों? क्योंकि ये हीट से जो ट्रांसमिशन होता है उसे एब्जॉर्ब करके, सॉरी हीट से नहीं, अर्थ से जो ट्रांसमिशन होता है उसे एब्जॉर्ब करके अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ जो है वो सरवाइव कर पा रहा है। बट अगर ये इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, इससे ग्लोबल टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ग्लोबल टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। दिस टर्म एज, इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर
कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और इसी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर। तो क्या है, हमें क्या करना है कि अर्थ के जो भी रिसोर्सेज हैं एक प्रॉपर तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि सारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, और जो डोमेन्स हैं लिथोस्फेयर पे वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को भी मेंटेन रखें, और जो डोमेन्स हैं जैसे कि लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया और हाइड्रोस्फेयर हो गया, उनका जो डोमेन्स है, जो जितना जितना अपना अपना पार्टिसिपेशन है वो बना रहेगा, अगर हम इसे छेड़खानी ना करें, जो भी अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज हैं एक प्रॉपर लिमिट में यूज़ करें, और इसे छेड़खानी नहीं करेंगे तो सारी जो चीज़ें हैं जो नेचुरली हमें मिली हुई हैं वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेंगी। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि नेचर का कभी ह्यूमनाइजेशन नहीं होता है, ह्यूमनाइजेशन ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन होता है। तो हमें कभी भी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और खिलवाड़ करके आज हम वो नतीजा भुगत रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। अरे और हाँ, हमें रिवीजन भी करना था इस चैप्टर का, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि और क्या था इस चैप्टर में, एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 वीडियोस में बना हुआ है, कर सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, एक बार प्रॉपर तरीके से विजुअल हो जाने दीजिए, मैं बताती हूँ। तो ये क्या था, चैप्टर नंबर 5 था, और इसका नाम था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और इसमें हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा, और बायोस्फेयर क्या है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नैरो जोन फॉर्म होता है, उसे बायोस्फेयर कहते हैं। फिर लिथोस्फेयर को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़े। लिथोस्फेयर में क्या है, इसका 2 डिवीज़न हुआ है, कंटिनेंट और ओशन बेसिन्स में। फिर क्या है, कंटिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये मैप देखा, यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है। तो ये सारे क्या हैं, कंटिनेंट्स हैं, और मैप में हमने कंटिनेंट्स भी देखा, और फिर उसके बाद से हाईएस्ट पॉइंट देखा अर्थ का क्या है, माउंट एवरेस्ट, लोवेस्ट पॉइंट क्या है, मरीना ट्रेंच। फिर कितने कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अगला हमारा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका पे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। फिर हाइड्रोस्फेयर के बारे में जाना, जिसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और जिसमें से जो 97% है वाटर जो कि सॉल्टी है, और वो कहाँ पे है, 97% वाटर ओशंस में है, और जो बाकी के 3% बचे उसमें से कुछ जो है वो आइस शीट के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर पे है, और कुछ ही फ्रेश वाटर हमें मिलता है पीने के लिए पानी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमारा अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है, फिर भी हमें पानी की शॉर्टेज होती है। दैट्स वाई वी शुड सेव वाटर। तो आगे का टॉपिक था ओशन, और ओशन में क्या था, कौन कौन से ओशन थे, हमारे 5 मेजर ओशन हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्टिक ओशन। तो ये सारे ओशंस हैं, इसमें से लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, और सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्टिक ओशन। अब आप हमें बताएंगे मरीना ट्रेंच कौन से ओशन में है। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है अटलांटिक ओशन को डिस्क्रिप्टिव वे में, फिर आर्टिक ओशन को पढ़ा है हम लोगों ने। फिर आज इस वीडियो में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा कि कितने परसेंटेज कौन कौन सी गैसेस के होते हैं, उसकी डेंसिटी कैसे हाइट के साथ वेरी करती है। फिर उसके बाद टेम्परेचर भी वेरी करता है हाइट के साथ, प्रेशर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, कहाँ कम है, ये भी जाना हम लोगों ने। फिर बायोस्फेयर के बारे में जाना कि बायोस्फेयर जो नैरो जोन है वो किस तरह से लाइफ सपोर्टिंग जोन है। फिर आगे इस तरह से पढ़ते हुए हम लोगों ने जाना कि हमें अर्थ को सरवाइव करने देना चाहिए, जीने देना चाहिए। अगर वो हमारी अर्थ जिएगी तो
हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी जी पाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चंस हमारे आज के। तो क्वेश्चंस का आंसर आप लोग नहीं देते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करके हमें बताया करिए। ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप लोग को खुद ही लिखने आएगा। और क्या है कि यूपीएससी में मेन क्या चीज़ है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आना चाहिए। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है। तो आप लोग प्लीज़ आंसर राइटिंग किया करिए। और अभी लगेगा कि ये कितनी छोटी चीज़ें हैं, बट बाद में ये फील होता है, जो कि मुझे भी हुआ और आप लोग को भी फील होगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ये फील होगा कि काश मैंने किया होता तो आज तैयार होता। तो खैर चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं ये, ऑप्शंस पे बेसिस। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस प्री में आते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। और आगे देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप ये सारे एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिएगा और आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। किसी का भी इग्नोर नहीं किया जाता है। और जिसने आंसर जिसको मिला है वो उसने ये चीज़ देखा ही है कि हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं किसी के कमेंट को। So friends, that's all from this chapter. Please do like, share and subscribe. Stay safe, stay healthy.